कोर्ट ने कहा है क्या? देखिए, वो एक अलग प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में ही वो प्रक्रिया निहित है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। तो इस स्टेज पर मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो न्यायालय के हाथ में नहीं था कि वो इस पर फैसला दे पाते। वो एक निहित प्रक्रिया के तहत माननीय राज्यपाल महोदय, और उसमें उन लोगों को सुनवाई का मौका दिया जाना है। सुनवाई के मौका दिए जाने के पश्चात उन लोगों के साथ आगे के सारे कार्यवाही होनी है। परंतु मैं ये अभी कह रहा हूँ कि हम बहुत जल्द माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर करने जा रहे हैं, और शीघ्र ही उस मामले में सुनवाई के लिए भी हम माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करने जा रहे हैं। अनूप जी, सवाल ये है कि 2006 का जो एक्ट था, जिसका आपने हवाला दिया बार बार, और उसके बाद 2006 के बाद जो भी सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही, उसमें भी नियुक्तियां होती रही जी, उस चीज को कोर्ट ने कैसे देखिए, उस चीज पे कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। हमने कहा था कि जो सतपाल सिंह सत्ती पिटिशनर है, वो भी CPS रह चुके हैं, उनके साथ सुखराम चौधरी जी CPS रह चुके हैं। और हमने ये भी कहा था कि एक्ट जो था वो यूनैनिमसली विधानसभा में पारित किया गया था, परंतु इन मुद्दों पे माननीय उच्च न्यायालय ने ज़्यादा कोई रीजनिंग नहीं दी है। उनकी जो मेन रीजनिंग जजमेंट में मैंने अभी तक पढ़ी है, उसमें बिमलांशु राय की जो जजमेंट है, सिर्फ उसी को आधार बनाकर इस एक्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 164(1)A जब इंट्रोड्यूस हुआ था, मिनिस्टर्स की संख्या कम की गई थी, तो क्योंकि उस एक्ट का मतलब है कि मिनिस्टर्स 12 से ज़्यादा हिमाचल में नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी मिनिस्टर हैं। इस कारण वो भी इस पद को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 164(1)A के अंतर्गत प्रदेश सरकार को या किसी भी विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और सर, क्या इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी जिक्र हुआ है? क्योंकि बार बार देखिए, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना तो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, ना उस पर प्रेयर्स थी, ना ही उस पर ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक पासिंग रेफरेंस जरूर जजमेंट में लिखा है कि उसका भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज होगा तो वो फॉलो किया जाएगा। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि संविधान के अनुसार ही अगले फैसले होंगे। जो संविधान में निहित है, जो प्रक्रिया निहित है, वो प्रक्रिया हर किसी को अपनानी ही पड़ती है। तो उस प्रक्रिया के अनुसार ही अब अगली कार्रवाई होगी, परंतु प्रदेश सरकार इसको चुनौती देगी, वो तय है। सर, सरकारी सुविधाएं आज माननीय उच्च न्यायालय ने CPS मामले पे बहुत देर से सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर फैसला सुना दिया है। तथा जैसा विमलांशु राय की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे वो वैध नहीं थे, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर, उसी जजमेंट के आधार पर आज उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, ये डिक्लेयर किया है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट जो 2006 में हिमाचल प्रदेश में बना था वो वैध नहीं है। उसकी वैधता को समाप्त कर दिया है। जैसे ही कानून की वैधता समाप्त हुई, तो जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज पद क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे पोस्ट, वो भी समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि वो पद समाप्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें एकदम से उनके पद से हटा दिया जाए, तथा जो भी सुविधाएं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को मिल रही थी, उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। इस संदर्भ में न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल स्टेट को सूचित करेगा, और हमने इस संदर्भ में स्टेट के उपयुक्त अधिकारी को सूचित कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार करेगी? जी बिल्कुल, मुझे सरकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया जाए, तथा क्योंकि जो प्रदेश सरकार की दलीलें थी कि ये एक्ट और असम का एक्ट बिल्कुल भिन्न है, उन पर दलीलों को पूरी तरह से इस फैसले में, क्योंकि मैंने उस फैसले को पढ़ लिया है, और उस फैसले को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रदेश सरकार ने दोनों एक्ट्स में भिन्नता दिखाई थी कि मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ना होना, मिनिस्टर्स होना और मिनिस्टर्स के रूप में फाइलों पर काम करना,
तथा हिमाचल प्रदेश के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी भी फाइल पर कोई अप्रूवल नहीं दे सकते थे। वो जो एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हाई कोर्ट ने फिक्शनल डिफरेंस माना है, परंतु कोई बड़ा रीज़न नहीं दिया कि ये फिक्शनल कैसे है। जबकि आसाम में जो मिनिस्टर्स थे वो मिनिस्टर्स की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए सब प्रकार के कार्य करते थे। हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने मात्र मिनिस्टर को एडवाइस करने के अलावा किसी भी एक्शन को आज तक अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि कानून इस प्रकार का था। तो क्या ये एमएलए क्या रिकवरी की भी बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जो जजमेंट पढ़ी है उसमें किसी प्रकार से कोई रिकवरी के बारे में कोई इशू नहीं है और ना ही इस प्रकार की कोई बात है। पूर्व में भी जब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हटाए गए थे कि क्योंकि कोई पावर नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गवर्नर साहब को अप्रोच किया था। गवर्नर साहब ने तत्कालीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो विधायक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। वो फैसला मेरे पास पड़ा है, आप लोग चाहें तो कभी भी मैं उस फैसले को उपलब्ध करवा सकता हूं। तो वो फैसला स्ट्रिक्टो सेंसो डिट्टो इस फैसले पर भी अप्लाई होगा कि अगर एक्ट में इनको बचाव था तो वो बचाव जारी रहेगा। परंतु उच्च न्यायालय ने कुछ इस संदर्भ में टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों के गहन अध्ययन के पश्चात ही मैं आगे बयान इस बारे में दे सकता हूँ। They are not CPS. Once there is a pronouncement, unless that pronouncement is stayed by the apex court, Honorable Supreme Court, nobody can hold the post of CPS because there is no legal valid post of CPS. सर, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कब तक दे दी जाएगी? कितने दिनों का समय आप मानकर चल रहे हैं कि सरकार? मुझे लगता है कि शीघ्र ही, क्योंकि सरकार भी चुनौती देगी और CPS लोग भी चुनौती देंगे सारे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ही ये निर्धारित हो जाएगा। विद इन ए वीक ये सारी प्रक्रिया मुझे लगता है कि संभव है। बाकी अभी निर्भर करता है कि फैसला कितनी जल्दी लिया जाता है, लेकिन CPS और उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस फैसले को चुनौती देना चाहेंगे।